1115, एक मिनट, हाँ 1115989455। न- नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। फटाफट एक बार लाइव आ जाइए बेटा, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जल्दी जल्दी लाइव आएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। शालू चौधरी जी गुड इवनिंग, सुजीत कुमार जी गुड इवनिंग, अंजू गुड इवनिंग, नीरज नमस्ते, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ भाई सभी लोग मस्त होंगे। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आपके चल रहे हैं और इस राजवंशों में मैं आपको आज जो है पिछली क्लास में जो मैंने बताया था आपको चालुक्य, तो बताऊंगी कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था और फिर उसके आगे की चीजें आपको बताऊंगी। क्लास क्यों नहीं हो रही थी? क्लास नहीं होने का रीजन था कि मेरी फैमिली में एक इंसिडेंट हो गया था। मतलब मेरी ताई जी है, उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी। और मैंने ग्रुप पे बार बार मैसेज डाला था कि इमरजेंसी की वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है बेटा, मैंने मैसेज दिया था और आज क्लास होगी ये भी मैसेज मैंने आपको डाला था ताकि बच्चों को इन्फॉर्म रहे। और ध्यान रखिएगा कि प्यारे बच्चे, आपकी संडे भी क्लास रहेगी, तो जो आपका ऑफ हुआ है उसको मैं कवर करवा दूंगी ताकि आपके ऑफ का कोई इफेक्ट आपकी क्लास के ऊपर ना पड़े। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि अब हर बार मैं सैटरडे और संडे भी क्लास लूं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री कंप्लीट कराने के बाद में पॉलिटी भी कंप्लीट करानी है। और आपका एक मैसेज बहुत आ रहा है कि टाइम चेंज कर दीजिए। टाइम चेंज नहीं हो सकता है, सारा शेड्यूल बिजी हो चुका है। आप लोगों के कहने पर ही टाइम को चेंज किया गया था। ठीक है, जल्दी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि आज बोलो कि आज मैम लेट छोड़ना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं और देखते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ा रही थी। चालुक्य वंश पढ़ा रही थी। चालुक्य वंश में मैंने 3 शाखाएं आपको बताई थी, जिसमें मैंने पश्चिमी शाखा और इसमें
आपके वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य बताए थे, जिसमें प्यारे बच्चे सबसे पहले मैं चालुक्य वंश में वातापी वाले आपको बता रही थी। इसके बारे में मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ये कहाँ के थे, इनकी मुख्य शाखा, इसका संस्थापक, ये सब बताते हुए मैंने आपको इनके सारे राजाओं के बारे में बताया। कदम्ब शासक कौन हुआ करते थे, कदम्ब शासकों को किसने हराया था, ये सारी चीजें प्यारे बच्चे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे मैं आपको ये सब बताते हुए और कहां पर पहुंच गई थी, मैं बता रही थी आपको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ने एक तो एहोल अभिलेख जो है इसके बारे में हमने बात की थी कि आपका एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने ही जो है आपका जारी करवाया था। ठीक है, इसके जो इसने क्या किया था, अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी थी। मंगलेश कौन था, इसका चाचा था और कीर्तिवर्मन का जो है भाई था। कीर्तिवर्मन जो है कीर्तिवर्मन प्रथम, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो भाई हुआ करते थे। यहाँ पर एक मिनट देखिएगा, आपने पीछे अगर रिवाइज किया होगा तो आपके कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश, ये दो भाई थे आपके पुलकेशिन प्रथम के। तो कीर्तिवर्मन का पुत्र है आपका पुलकेशिन द्वितीय और इसका चाचा है मंगलेश। इसकी हत्या करके प्यारे बच्चे इसने अपनी गद्दी को हासिल किया था। ये इसकी उपाधियां और इसके जो दरबारी कवि थे उनके बारे में मैंने बताया। इसकी जो राजधानी बदामी, राजभाषा कन्नड़ और संस्कृत, ये सब बताते हुए फिर मैं एहोल अभिलेख की तरफ आई थी, जिसमें मैंने बताया था कि इसने संस्कृत भाषा में इसको जारी करवाया था। फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हो चुका है, जहां से आज पढ़ाऊंगी वहां से फिर स्लो हम करेंगे। ठीक है मैम, स्पीड स्लो करो, ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए रोमा सिखवाल, क्योंकि ये पीछे की क्लास का रिवीजन है और रिवीजन हमेशा तेज ही करवाया जाता है। ठीक है, और पुलकेशिन के विजय अभियान के बारे में एहोल अभिलेख में लिखा हुआ है और प्यारे वर्षे हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी भी मिलती है, क्योंकि मैंने जब हर्षवर्धन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने दो राजधानी बनाई थी, वातापी और वेंगी। और वेंगी किसको दे दी थी, अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दी थी। यहां तक प्यारे बच्चे मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, यहीं तक आपकी चीजें जो हैं, ठीक है, यहीं तक अगर हम बात करें तो यहां तक आपकी जो चीजें थी वो मैंने डिस्कस की थी, आपको याद होगा अगर आपने रिवीजन किया होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा। यहां तक आपने पढ़ने के बाद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है इसके बारे में थोड़ी सी एक एहोल का जिक्र यहाँ पे आया है, तो यहीं पे थोड़ा एक चीज डाल के लिखना कि एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या लिखेंगे, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये ऐड ऑन कर दीजिएगा, मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, शहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है बेटा। आगे हम बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसने क्या किया था, कांची पर आक्रमण, लेकिन इसका यह आक्रमण असफल रहा था। जब मैंने आपको पल्लव वंश पढ़ाया था तो पल्लव वंश में मैंने बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो अटैक करता है किस पे, पल्लव वंश के शासकों पर। ठीक है, और जिस समय इसने आक्रमण किया था उस समय कांची का जो शासक था वो था महेंद्र वर्मन, जो पल्लव वंश से संबंधित था। पल्लव वंश, अब आप कहेंगे कि मैम ये कौन था, पल्लव वंश कौन था, तो पल्लव वंश मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। मैम समझ में नहीं आता, सब कुछ मिक्स हो जाता है, उसका कारण है कि आप चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं, पहला कारण। और प्यारे बच्चे दूसरा कारण ये है कि आप रिवीजन नहीं करते होंगे। ये दो ही कारण होते हैं जब सब मिक्सअप होता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हैं तो उस पर हमें फोकस करना होता है। एक बार में कोई चीज आपको नहीं समझ आई होगी। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे इस फोन के बारे में, तो आपने जब स्मार्टफोन को पहली बार देखा होगा तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने इसमें सब कुछ एक ही दिन में चलाना सीख लिया हो, या आपने पहली बार कभी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो पहली बार में ही नहीं ऐसा हुआ होगा। ऐसा थोड़ी कि आपने एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया, नहीं मैम मुझे फोन चलाने में भी टाइम लगा, मुझे कंप्यूटर चलाने में भी टाइम लगा।
तो प्यारे बच्चों इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि आपको रिवीजन करना होगा। मैं जानती हूं कि क्लासेस इस टाइम ज्यादा चल रही है, लेकिन आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, ठीक है। और आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अब मैं कोई कमेंट्स आपके नहीं लूंगी इस समय, कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, जब इसने पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश, जो कि आपका कांची के शासक के नाम से भी जाने जाते थे, उस समय पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन था और इसका ये जो अटैक था ना, ये असफल हो गया था। अब ये जो महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी आता है, महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी जिसका नाम है नरसिंह देव वर्मन, ने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह हराया। देखना ये वाली लाइन आपको पल्लव वंश में भी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। ये वाली लाइन प्यारे बच्चे आपको पल्लव वंश में भी लिखी मिलेगी। मैंने बताया था कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन में पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह हराया था। इसका अटैक असफल हो गया था। इसका जो संडे को छुट्टी कर दो, नहीं संडे को इस बार छुट्टी नहीं रहेगी और अगले बार से छुट्टी नहीं रहेगी, मैं संडे भी क्लासेस लूंगी, ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सारी बातें करी। ये बातें करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय, और एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसके बारे में मैं आपको एक दो पॉइंट्स और बता दूं कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये आपका कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था, आपको बता चुकी हूं। और ये भी ध्यान रखना कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक यही था। हो सकता है मैंने ये लाइन आपको पहले भी लिखवा दी हो, ठीक है। अगर पहले लिख रखी है तो मत लिखना, और नहीं लिख रखी है तो लिख लेना, ठीक है प्यारे बच्चे। ये सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। अब पुलकेशिन द्वितीय की कहानी यहाँ खत्म होती है और उसके बाद प्यारे बच्चे अगला शासक, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक शासक, जैसे मैं एक प्लेन स्लाइड पे बता देती हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुलकेशिन सेकंड आएगा, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड के बाद बता रही हूँ, इसके पहले का नहीं। तो पुलकेशिन सेकंड के बाद एक शासक आएगा जिसका नाम है विक्रमादित्य। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। और उसके बाद में आपका अगला शासक जिसका नाम लिखा हुआ है विनयादित्य, ये आपका अगला शासक आएगा। देखिए स्लाइड पे विनयादित्य, यानी कि यहां से क्या गायब है, यहाँ पे एक शासक और आना चाहिए, मैम विक्रमादित्य। ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका विनयादित्य शासक बनता है। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट, यहीं पे प्लेन स्लाइड पे आगे लिख दो, विनयादित्य के बाद क्या आएगा, विनयादित्य के बाद में मैम विजयादित्य आएगा। कौन आएगा, विजयादित्य, ये शासक आएगा, विजयादित्य आएगा। विजयादित्य के बाद में फिर लिखिएगा अंतिम शासक आएगा कीर्तिवर्मन सेकंड। अंतिम शासक प्यारे बच्चे आएगा कीर्तिवर्मन सेकंड, ठीक है। तो अभी हमने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो पढ़ा है उसको लिख लीजिए। ठीक है। तो प्यारे बच्चे हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, यहाँ तक मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। हाँ, नोट करने का टाइम बिल्कुल दूंगी, ब्रिजलाल जी बस समझा रही थी। चेक करो आपने कुछ और लिखवाया है, क्या लिखवाया है कोमल, क्या चेक करना है वो भी प्लीज लिख के भेज दीजिए। एक बार और समझा दीजिए बेटा। मैंने अभी आपको ये बताया है कि यहाँ तक मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी थी। उसके बाद मैंने आज बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया। उस समय कांची का शासक महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी बनता है नरसिंह देव वर्मन, जो आपका आगे चलकर क्या करता है, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर देता है। मतलब पुलकेशिन द्वितीय अटैक करता है लेकिन एक भी अटैक उसका सक्सेसफुल नहीं होता प्यारे बच्चे, ठीक है। नोट हो गया है।
महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी ये हो गया। फिर अब यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? विक्रमादित्य। फिर आता है आपका विनयादित्य, और विनयादित्य के बाद आपका अंतिम शासक आएगा, सॉरी एक मिनट, विजयादित्य। विजयादित्य के बाद एक और लिखना, एक और अंतिम शासक से पहले विजयादित्य के बाद एक लिखना विक्रमादित्य सेकंड, इसके बाद इसको भी लिखना, ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड, और उसके बाद लिखना आप कीर्ति वर्मन सेकंड। ये अंतिम शासक है। एक छूट गया था, कीर्ति वर्मन सेकंड, जो कि अंतिम शासक है। ये सीक्वेंस वैसे मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, अंतिम शासक है, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, विक्रमादित्य सेकंड। अब प्यारे बच्चे आपने यहां तक नोट किया, अब आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, जैसे विजयादित्य। विजयादित्य के बारे में आपको ये पढ़ना है कि इसके कांची को ध्यान से सुनना, इसने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, इसने कांची को अधीन कर लिया और परमेश्वर वर्मन सेकंड को हराया। इसने कर देना बेटा, यहां पर इसने कांची को अधीन कर लिया और परमेश्वर वर्मन सेकंड को हराया। अब मैंने अभी आपको बताया कि विजयादित्य आया, विजयादित्य के बाद में एक और बीच में आएगा विक्रमादित्य सेकंड। इनके बारे में कोई खास जानकारी है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। और अब आएगा कीर्ति वर्मन सेकंड। ध्यान से सुनना, कीर्ति वर्मन सेकंड को हराकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे कि दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश क्या है मैम? आपने अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिलेबस कब तक खत्म होगा? हिस्ट्री काफी बड़ा सिलेबस है बेटा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा कि एक महीने में आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे। हिस्ट्री में काफी चीजें हैं, अभी मिडाइवल पढ़ाना है, देन मॉडर्न पे मैं आऊंगी, और मॉडर्न में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो विजयादित्य इसने कांची को अपने अधीन कर लिया, परमेश्वर वर्मन सेकंड को हराकर। फिर इसके बाद विक्रमादित्य सेकंड आया। फिर लास्ट जो है यहां पे लिख दीजिएगा, इस वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य वातापी डायनेस्टी। क्योंकि अभी आपके वातापी के जो शासक है वो तीन शाखाएं हैं ना, तो अभी केवल हमने बेटा एक ही पढ़ी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हुई बेटा। उसके बाद में आपको पढ़ना है, एक मिनट, उसके बाद में मैं आपको दो शाखाएं जो पढ़ाने वाली हूं वो मैं आपको लिखकर पढ़ाने वाली हूं, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आपने, काफी देर हो गई। अब दो शाखाएं जो हैं वो छोटी छोटी हैं, तो मैं लिख के पढ़ा देती हूँ। एक आपको पढ़ना है चालुक्य वंश बेंगी, एक आपको पढ़ना है चालुक्य वंश बेंगी, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ये चालुक्यों की कौन सी शाखा है, तो मैम आपने बताई थी पूर्वी शाखा, यानी कि ईस्टर्न ब्रांच। ईस्टर्न ब्रांच ये मैंने आपको चालुक्य की बताई थी, ईस्टर्न ब्रांच। और बेंगी कहां से आए थे, तो देखो जरा पुलकेशिन सेकंड पे जाना एक बार, ये रहा। इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी सौंप दिया था, लिखा है, ठीक है, लिखा है, ठीक। नोट नहीं हुआ भाई, थोड़ा जल्दी हाथ खिलाया करो बेटा, ये बहुत गलत बात है, कुछ भी नहीं हो पाता, फिर आपको एक तरफ जो है चीजें भी करनी होती हैं। अरे मैं पारुल मैम ही हूं, मेरी आवाज को क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है भाई मेरी तरह कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। अंतिम शासक इसका कीर्ति वर्मन सेकंड है। जल्दी जल्दी कीजिएगा एक बार बेटा, फटाफट लिख के और कमेंट कीजिएगा। हो गया, चलिए आगे चालुक्य वंश। तो जब भी वेंगी वाले की हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम पूछेंगे कि संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कि संस्थापक यानी कि जो फाउंडर था वो था विष्णुवर्धन, क्योंकि उसी को तो दी थी, मैंने अभी आपको बताया विष्णुवर्धन,
इस वंश का संस्थापक या फाउंडर है। अगर हम बात करेंगे राजधानी यानी कि कैपिटल, तो क्या होगी? वेंगी, जो कहां पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश के अंदर। वेंगी आंध्र प्रदेश, ठीक है, वेंगी आंध्र प्रदेश, ये यहां पे होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय था। बहुत थोड़ा लिखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। पहला संस्थापक, दूसरा राजधानी, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। अब प्यारे बच्चे, जो विजयादित्य तृतीय है, विजयादित्य तृतीय, ठीक है, तृतीय लिख लीजिएगा या आप थर्ड लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये जो विजयादित्य तृतीय है बेटा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका सेनापति बहुत पूछा जाता है। इसका सेनापति यानी कि चीफ कमांडर, चीफ कमांडर वो था आपका पंडरंग था, ठीक है। इसका सेनापति चीफ कमांडर पंडरंग था। यही सिर्फ इस शाखा के बारे में आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये आपका एक शाखा है चालुक्य वंश की, जो कि आपकी पूर्वी चालुक्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिनकी राजधानी वेंगी, संस्थापक विष्णुवर्धन है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, विजयादित्य थर्ड है। और विजयादित्य थर्ड का जो सेनापति है वो पंडरंग था। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगी कल्याणी के चालुक्य, जो कि केरला की साइड में रहेंगे, और उनके बारे में। मैम एसएससी सीएचएसएल के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आपकी जो हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है, इसमें मैं पहले वो आपके टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है, और उसके बाद प्यारे बच्चे मैं आपको आगे वो फिर जो टॉपिक आपको लगेगा कि नहीं मैम हमें और भी टॉपिक्स कराइए, तो वो मैं सिलेबस के बाद कराऊंगी, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट है पहले हम उन्हें कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं वाकाटक वंश करवाओ। अब तो ब्लर नहीं हो रही है स्क्रीन, क्या आ रहा है बताओ, क्या दिख रहा है? स्क्रीन बिल्कुल ब्लर नहीं हो रही है, मेरे सामने भी क्लास चल रही है, आपकी क्लास के साथ साथ मेरी भी क्लास चलती है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये हो गया। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला, सॉरी, आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे, कल्याणी के चालुक्य। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कहां पे है मैम? मैंने अभी बोला केरल। अगर हम इसके संस्थापक की बात करते हैं, इसके फाउंडर की बात करते हैं, ठीक है, साथ साथ हम इनकी राजधानी की बात करते हैं, इनकी कैपिटल की बात करते हैं, या फिर हम इसके आपका संस्थापक कौन है पहले लिख लीजिए, तो तैलप सेकंड, तैलप सेकंड लिखिए जरा दोनों का। इसका आंसर होगा तैलप सेकंड। और प्यारे बच्चे इसका आंसर होगा मान्यखेत, या कई जगह लिखा मिलेगा मान्यखेत, ठीक है। ये इनकी कैपिटल है मान्यखेत।
अब मैं आपसे अगर बात करूं तो तलब सेकंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तलब सेकंड है, तलब सेकंड, इसकी उपाधि, इसका टाइटल प्यारे बच्चे पूछा जाता है, टाइटल, ठीक है, और वो है अश्वमाल। अश्वमाल। आपको किस कलर का बोर्ड चाहिए भाई? ब्लैक नहीं चाहिए तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि बोर्ड का कलर क्या रखना है, तो फिर कल से वही कलर रख लिया जाएगा अगर आपको ब्लैक ज्यादा लगता है तो, क्योंकि ब्लैक ही ज्यादातर बच्चों की डिमांड होती है, इसलिए ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है। मान्य खेत ही, हाँ आप एक लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान्य खेत ये इनकी राजधानी है, आपको इस बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और तलब सेकंड की उपाधि क्या है? तो वो है अश्वमाल। उसके बाद प्यारे बच्चे जो तलब सेकंड है ये 1993 से लेकर 1997 एडी कह लो या ईस्वी कह लो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। आंखों के लिए यही ठीक है, ब्लैक इज द बेस्ट, ब्लैक इज द बेस्ट, ठीक है, आपने कह दिया बेस्ट, इसका मतलब बेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसने इसकी स्थापना की है, ये इसके बारे में था। और अब हम क्योंकि अगले शासक के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे जरा आगे, यहां पे तलब सेकंड के बाद में सत्याश्रम, सत्याश्रम, और जब सत्याश्रम की बात करेंगे तो देखेंगे 1997 एडी से लेकर 1000 एडी इसका टाइम पीरियड है। और सत्याश्रम के बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि जो सत्याश्रम है इसी के समय कौन आया था? महमूद गजनवी भारत आया था। अभी पढ़ाऊंगी मिडाइवल हिस्ट्री में, महमूद गजनवी भारत इसी के शासन काल में आया। महमूद गजनवी भारत इसी के शासन काल में आया। महमूद गजनवी कौन था प्यारे बच्चे? इस कौन को थोड़ा सा दबाएंगे अपने अंदर, जब मैं मिडाइवल हिस्ट्री पे आऊंगी तो महमूद गजनवी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चोल वंश भी पढ़ाएंगे, रुक जाइए, पहले चालुक्य तो पढ़ लीजिए मिस्टर रोहित, ठीक है। इसी के समय पर भारत में आया। अब सत्याश्रम के बाद बेटा अगला शासक लिखिएगा इस वंश का। सत्याश्रम के बाद, ये इस तलब सेकंड के बाद, सत्याश्रम के बाद अगला शासक कौन है? सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ये अगला शासक है, सोमेश्वर फर्स्ट कह लीजिए या सोमेश्वर प्रथम। राजधानी मान्य खेत से कल्याणी बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी यानी कि कैपिटल, राजधानी मान्य खेत से, मान्य खेत से कल्याणी बनाई, इसीलिए इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। तो किसने बनाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनाने वाले व्यक्ति का नाम है सोमेश्वर प्रथम। जी नेहा जी धन्यवाद। आगे सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया? राजधानी मान्य खेत से कल्याणी इसने बनाई थी। उसके बाद प्यारे बच्चे इसमें यहां तक लिखिए, फिर अगले शासक आएंगे विक्रमादित्य सेकंड, जो कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराएंगे। समझ में इसलिए नहीं आ रहा अमन कुमार कि आपने रिवीजन नहीं किया है। अगर आपने ईमानदारी से रिवीजन किया है तो ये समझ में नहीं आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है ये आप ही जानते हैं, मैं तो नहीं जान सकती, आप ही बता सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे जल्दी से नोट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, और इनके बाद में अगले शासक का नाम यही लिख देती हूं, विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड
ठीक है, आगे चल सकते हैं। विक्रमादित्य सेकंड, आगे चले बेटा, लिख लिया है एक बार फटाफट बताइए, नोट कर लिया, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कल्याणी के चालुक्य जिन्होंने स्थापना, एक बार रिवीजन कर लीजिए। संस्थापक तलब सेकंड है, राजधानी मान्यखेट है, तलब सेकंड की उपाधि अश्वमाल है। ठीक है, सत्याश्रम इनके बाद शासक बनते हैं। महमूद गजनबी इसके शासन काल में भारत आया था, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम इसने राजधानी को एक्सचेंज किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सत्याश्रम की राजधानी सत्याश्रम की राजधानी क्या थी? इसके टाइम तक राजधानी मान्यखेत थी। जाहिर सी बात है कि सोमेश्वर प्रथम आया, उसने राजधानी को ट्रांसफर किया है, मान्यखेत से कल्याणी लेकर गया है, लेकिन आपके सत्याश्रम के समय जो राजधानी है वो मान्यखेत ही है। ठीक है, आगे देखिएगा विक्रमादित्य सेकंड। जब विक्रमादित्य सेकंड की हम बात करेंगे, एक मिनट, विक्रमादित्य सेकंड, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा विक्रमादित्य सेकंड। और जब आप विक्रमादित्य सेकंड की बात करेंगे तो इनके बारे में पहला लिखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया। अब आप कहेंगे कि ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विरूपाक्ष मंदिर, सबसे पहले जगह लिखिएगा कहाँ है, कर्नाटक में है। और प्यारे बच्चे, ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित, डेडिकेटेड टू गॉड शिवा, डेडिकेटेड टू गॉड शिवा। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल डैडी, यहाँ पे तो कर्नाटका ही होगा, कहां पर है ये? कर्नाटका के अंदर है। और डेडिकेटेड टू गॉड शिवा। ठीक, आगे देखिएगा, शॉर्टली पढ़ा रहे, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोगों को कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोगों में से आधे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत डिटेल पढ़ा रही हो, आधे बच्चे कह रहे हैं मैम आप जो है बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हो, आधे, किसी से आप सेटिस्फाइड है ही नहीं, ये तो मैं समझ चुकी हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्लास रुक रही है, आगे देखो। तो कर्नाटक में भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य सेकंड ने करवाया था। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, जो आपको लिखना है विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य सिक्स्थ आपको लिखना है, अगला शासक है, इसके बारे में अब लिखना शुरू करेंगे। विक्रमादित्य सिक्स्थ इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे विक्रमादित्य सिक्स्थ इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। अगर हम बात करें तो इसके दरबारी, जैसे हम लिख सकते हैं कि विल्लण एवं विज्ञानेश्वर, एवं विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर इसी के दरबार में, इसी के दरबार में रहते थे। विल्लण एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार से संबंधित हैं? तो आपके पास प्रश्न का उत्तर है विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार से संबंधित हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात
करूं कि भाई ये जब इसके दरबार से संबंधित थे तो इन्होंने क्या लिखा, तो सबसे पहले विल्हण की बात करते हैं। विल्हण ने क्या लिखा? विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित ये विल्हण की रचना है, विल्हण की रचना। इसमें मैम क्या लिखा गया है? विल्हण की रचना है जो विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित में क्या लिखा गया है? तो ये आपका विक्रमादित्य सेकंड के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विक्रमादेव चरित किसने लिखी है? विल्हण ने। विल्हण किसके दरबार में रहता था? तो विक्रमादित्य 6th के दरबार में रहता था, ठीक। और अगर मैं आपसे बात करूं विज्ञानेश्वर ने क्या किया है, तो इन्होंने एक हिंदू विधि ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मिताक्षरा। इधर ही लिख देती हूं मैं, विज्ञानेश्वर, ताकि एक ही जगह कलेक्शन रहे। आप नीचे लिख दीजिएगा विज्ञानेश्वर, इनकी रचना लिखिएगा मिताक्षरा। मिताक्षरा, बस हो गया। बहुत बढ़िया दीपक भरत, बिल्कुल सही बोला है आपने। मिताक्षरा किसकी है? तो आप कहेंगे विज्ञानेश्वर की है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इनका ये सारा आपकी शाखाएं थी, ये पूरा चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश में आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार आप देख लीजिए। प्यारे बच्चे, मैंने पुलकेशिन द्वितीय से आपको पढ़ाना शुरू किया, जिसकी राजधानी वातापी और वेंगी थी। वेंगी इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। साथ साथ मैंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर अटैक किया, जिस समय कांची पर पल्लव वंश का शासन था। इसने आक्रमण किया लेकिन असफल हो गया। आक्रमण इसने महेंद्र वर्मन के समय किया, ठीक है। और उसके बाद नरसिंह देव वर्मन जब आया, इसने फिर आक्रमण किया तो इसको हरा दिया नरसिंह देव वर्मन ने बुरी तरह। फिर इसके बाद विक्रमादित्य आया, फिर विनयादित्य आया, फिर आपका विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य सेकंड और कीर्तिवर्मन सेकंड। उसके बाद मैंने विजयादित्य के बारे में बताया कि इसने कांची को अपने अधीन कर लिया था। कांची कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद विक्रमादित्य, फिर कीर्तिवर्मन सेकंड जो इस वंश का अंतिम शासक था, और कीर्तिवर्मन सेकंड को हराने वाले व्यक्ति का नाम दंती दुर्ग था। और जब भी कोई व्यक्ति किसी को हराता है तो जाहिर सी बात एक नए वंश की स्थापना करता है, तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। फिर प्यारे बच्चे, मैंने इसकी अगली शाखा आपको वेंगी वाली पढ़ाई, जो कि आपकी पूर्वी शाखा है और आंध्र प्रदेश के अंदर थी। संस्थापक का नाम विष्णुवर्धन और राजधानी थी आपकी वेंगी, आंध्र प्रदेश। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय जो है इसका सेनापति पंडरंग था। बस इतना। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो कल्याणी के चालुक्य एक और आते हैं जो कि केरल में है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो आपको एक और चीज ध्यान रखिए कि इसके संस्थापक तेलप सेकंड है। इनकी राजधानी मान्यखेत। तेलप सेकंड की उपाधि अश्वमाल है। उसके बाद प्यारे बच्चे सत्याश्रम आता है। इसके समय पे भी राजधानी मान्यखेत ही रहेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि महमूद गजनवी, जिसके बारे में आप मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, वहां पर इसके समय में ये आया है। फिर सोमेश्वर प्रथम आता है जो राजधानी को ट्रांसफर करता है मान्यखेत से कल्याणी, ये बताया। फिर प्यारे बच्चे विक्रमादित्य सेकंड आए हैं। इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया जो कि कर्नाटक में भगवान शिव को समर्पित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6th है। इसके दरबार में विल्हण और विज्ञानेश्वर रहते थे। विल्हण की अगर हम बात करें तो विक्रमांक देव चरित की रचना इन्होंने की है, और विज्ञानेश्वर की अगर हम बात करें तो इन्होंने मिताक्षरा की रचना की है। मिताक्षरा एक आपका हिंदू विधि ग्रंथ है, यानी कि हिंदू लॉ के बारे में उसमें लिखा गया है। तो ये सारे आपके चालुक्य वंश थे। और उसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चोल वंश। हाँ जी बिल्कुल, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी। बेटा सबका टाइम पीरियड आपको याद करना कंपलसरी नहीं है। इतनी सारी डेट्स हैं हिस्ट्री में, आप सब याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखिएगा हेडिंग पड़ी हुई है चोल राजवंश।
चोल राजवंश प्यारे बच्चे जी क्या पड़ी हुई है यहाँ पर? आप कहेंगे कि चोल राजवंश यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है हेडिंग। मैम इनमें इन लोग एक ही नाम क्यों रखते थे? अब ये जब जिंदा होते तो इनसे पूछा जाता कि ये लोग एक ही नाम क्यों रखते थे। चलो अब ध्यान से सुनो, आगे देखिएगा बेटा, चोल वंश पढ़ते हैं। चोल वंश के बारे में आप बहुत देर से पूछ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि चोल वंश के जो संस्थापक हैं उसका नाम है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेती हूं ताकि मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, संस्थापक कौन है? आप कहेंगे मैम विजयालय है। अगली स्लाइड पे लिखूंगी और आपसे पूछूंगी कि मैंने क्या क्या बताया है ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, संस्थापक का नाम है मैम विजयालय। फाउंडर इज विजयालय। 1848 से 1871 एडी तक रहता है। इनका राज चिन्ह यानी कि जो एम्बलम है वो बाघ यानी कि टाइगर है। ठीक है, बाघ यानी कि टाइगर है। इनकी राजधानी, आपको इतना सब याद नहीं करना है, आपको याद करना है तंजौर या तंजावुर। केवल क्या याद रखना है? तंजौर या फिर प्यारे बच्चे तंजावुर, ये दो ही आपको ध्यान रखनी है। और ये कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। तंजौर और तंजावुर कहां पे है? तो आप कहेंगे कि मैम ये पड़ता है तंजौर या तंजावुर तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चल सकते हैं। ये इनकी राजधानी। अब मैंने आपको क्या क्या बोला कि राजधानी ये सब नहीं पढ़ना है, केवल आपको ये पढ़ना है, यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हमने क्या शुरू किया है? चोल राजवंश। अभी प्यारे बच्चे हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? तो मैम अभी हमने इसमें संस्थापक यानी कि फाउंडर को पढ़ा, हमने इनकी राजधानी तंजावुर या तंजौर को पढ़ा, और मैम हमने इसमें इनका राज चिन्ह यानी कि इनका जो एम्बलम हुआ करता था वो पढ़ा। एम्बलम पढ़ा है, कैपिटल को पढ़ा है, और मैम फाउंडर पढ़ा है। सारे बच्चे एक बार आंख बंद करेंगे और याद करेंगे। मुझे याद है, बिल्कुल आपको याद होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो विजयालय संस्थापक है, विजयालय। राजधानी मैंने आपको बताई तंजौर या तंजावुर, और मैंने यहाँ पे बाघ यानी कि टाइगर इनका एम्बलम बताया। इसके अलावा कोई फोर्थ पॉइंट बताए? देखो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। ये रिवीजन करने का मस्त, एकदम मस्त तरीका होता है। ठीक है, ये आपने देखा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो चोल वंश है मैम, ये कहां से आया, ये भी तो पता होना चाहिए कि चोल वंश कहां से आया था। तो चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों यानी कि जो पल्लव थे वो खत्म हो गए, उसके बाद ये आपका आया था, ध्वंसावशेषों पर स्थापित किया गया। यानी पल्लव वंश के जो अवशेष बचे हुए थे उससे ही क्या बना था? चोल राजवंश बना था। मैम एडवांस पीडीएफ दे दीजिएगा। मिडाइवल में बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ कि आपको एडवांस पीडीएफ अवेलेबल कराने वाली हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका चोल वंश किसके बाद आया था? तो आप कहेंगे कि पल्लव जो वंश थे उनके जो अवशेष बचे हुए थे उनके अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की गई थी। अच्छा, एक फैक्ट और लिखवाऊंगी मैं आपको। जैसे अगर मैं बात करूं तंजौर या तंजावुर की, तो आप कहेंगे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई इसका वास्तुकार कौन था, वास्तुकार समझते हो? आर्किटेक्ट कौन था? कौन मुझे इसका आंसर बताएगा? बताइए। अगर आपने पहले कभी भी इसको पढ़ा है, हाँ जी, 9वीं शताब्दी के आसपास
बिल्कुल सही है। जयप्रकाश जी, अगर शताब्दी में बात करेंगे तो 9th सेंचुरी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, 9वीं शताब्दी, 9th सेंचुरी के आसपास। ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि इसका आर्किटेक्ट कौन था, तो आप कहेंगे राजराज पेरुथच्चन। थोड़ा सा नाम अजीब है, राजराज पेरुथच्चन, पेरुथच्चन। ये प्यारे बच्चे इस तंजौर, जो कि इनकी कैपिटल थी, तो इनकी कैपिटल को जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, वो थे आपके राजराज पेरुथच्चन। नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं। आप थोड़ी सी विजयालय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे लिख बता सकूं, विजयालय की उपाधि बात कर सकूं। बहुत बढ़िया राजराज थच्चन। स्वाति, बहुत सही आंसर किया है आपने। प्रशांत, बिल्कुल सही है। वंदना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे लिख लूं बेटा, नोट कर लिया है ताकि मैं आगे विजयालय की आपको उपाधि बता सकूं। इन्होंने एक मंदिर जिसका निर्माण कराया है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि विजयालय की उपाधि नरकेसरी की है। ठीक है, इन्होंने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और ये पल्लवों का सामंत था। कौन था ये? पल्लवों का सामंत। पल्लवों के सामंत समझते हो? मंत्री। वॉज अ फेड्यूटरी ऑफ द पल्लवास। अगर ये नहीं समझ आए तो समझ लेना कि ये मिनिस्टर हुआ करते थे। और जब पल्लव वंश खत्म हुआ तो इन्होंने तुरंत अपने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है, आप कहेंगे, जिसका नाम है चोल वंश। तो ये आपके पल्लवों के सामंत थे, उनके मंत्री के रूप में वहां पर काम करते थे। और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने पल्लवों के अवशेषों पर ही अपने वंश चोल वंश की स्थापना की थी। बेटा ये स्वाति कहीं कहीं ये डेट भी दे रखी है। ठीक, आगे देखिएगा तो इनकी उपाधि क्या है, बच्चा लिख रहा है नरकेसरी की, बिल्कुल मैंने भी यही बताया है, नरकेसरी की इनकी उपाधि है। ये टाइटल है चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। और पल्लवों के ये कौन थे? सामंत हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, विजयालय के बाद अगला शासक आएगा कराईकल, जो कि सबसे प्रतापी राजा है, मोस्ट मेजेस्टिक किंग है। उत्तर भारत पर आक्रमण करके मगध और अवंती को इसने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चोल वंश के किस शासक ने, मगध जानते हो ना, ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है, तो यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है मगध, उसको किसने जीता है? कराईकल ने। कराईकल किस वंश का शासक है? चोल वंश का शासक है। कराईकल इस वंश का कैसा राजा है? तो मैम सबसे प्रतापी राजा है। प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है, सुदर्शन झील के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अशोक कुमार पहले ही दी जा चुकी है, क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप पीछे का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत यानी कि ये साउथ में है, साउथ से अब ये कहां जा रहे हैं? जैसे आपका यहां पर तो हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये वाला आपका नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ अब बढ़ रहे हैं अपना राज्य का विस्तार करने के लिए, जिसमें इन्होंने उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया पर जब अटैक किया तो इन्होंने मगध को और अवंती को जीता है। और ये किसने? कराईकल ने। अब इस वंश का वो शासक आएगा जो इस वंश की स्वतंत्र रूप में स्थापना करेगा, स्वतंत्रता के तरीके से स्थापना करेगा। कराईकल कौन था? कराईकल इस वंश का शासक था, लिखा हुआ है बेटा, सबसे प्रतापी शासक। और इस कराईकल के बाद में अगर आप बात करेंगे मुझसे तो प्यारे बच्चे अब आएगा आदित्य प्रथम। और ये आदित्य प्रथम क्या करेगा? इस वंश को स्वतंत्र करेगा। तो आदित्य प्रथम की जब आप मुझसे बात करेंगे तो इसके बारे में लिख लीजिए, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया।
ये आपको पता होना चाहिए। बेटा आपकी तरफ से दिक्कत है, जिनकी वीडियो अगर ब्लर हो रही है तो वो आपकी तरफ से दिक्कत है, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है। यहां से एकदम ओके है, क्योंकि ये अगर दिक्कत होती तो सारे बच्चों को होती, एक को नहीं। ठीक है, तो आदित्य प्रथम ने इसे इंडिपेंडेंट करा दिया। और कैसे कराया इसने इंडिपेंडेंट, वो भी मैं आपको बताती हूं, आगे लिखा हुआ है, देखिएगा। आपने लिख लिया है, लिख लिया होगा आई होप। चलिए आगे देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे इसने क्या किया कि आदित्य प्रथम, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। ये जो कोदंड राम है ये भी बताऊंगी। वेणी का युद्ध, जैसे इसने क्या किया कि इसने आदित्य प्रथम ने क्या, एक मिनट, आदित्य प्रथम, इसको आदित्य प्रथम को याद रखना, ये वाली लाइन थोड़ा अलग रखना क्योंकि एक चीज रह गई है। चलो मैं इसको आगे ही लिख दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपने लिख लिया है तो भी गलत नहीं है। कराइकल, अब देखो जैसे इसने उत्तर भारत को जीता, इसके बारे में एक लाइन रह गई है, तो इसने कैसे वेणी का युद्ध किया था कराइकल। ये दो लाइन है कराइकल के बारे में, मैं यहां लिख देती हूं। कराइकल, तो उत्तर भारत में जब ये गया तो वेणी का युद्ध हुआ, उत्तर भारत के राजाओं ने पूरे संघ को हरा दिया। उत्तर भारत के राजाओं के संघ को किसने हराया, कराइकल ने। किस युद्ध में, वेणी के युद्ध में। और हराकर क्या जीता है, पहले ही लिखा हुआ है, मगध को जीता है मैम, और अवंती को। फिर प्यारे बच्चे इसने पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया। बस इतना इसके बारे में है। अगला शासक कौन आएगा, अगला शासक मैम अभी आपने बताया आदित्य प्रथम, तो उस लाइन को मैं दोबारा यहां लिखूंगी क्योंकि उसे लिखना जरूरी है। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की है, आदित्य प्रथम ने चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब इसने कैसे की, कैसे इसने किया, तो मैंने आपको बताया, एक मिनट में थोड़ा सा प्लेन स्लाइड ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि जो पल्लव था, पल्लव वंश सबसे पहले पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चे ये जो पल्लव वंश था इनको हराया, और इनको जब हराया तभी क्या मिलेगी, स्वतंत्रता। किसको मिली स्वतंत्रता, चोल राजाओं को या चोल शासकों को। चोल शासक स्वतंत्र हुए। अब ये स्वतंत्रता किसने दिलवाई, तो चोल शासक जो आया आदित्य प्रथम, इसने यहां पर एक पल्लव वंश का शासक है उसको हराया है। इस आदित्य प्रथम ने क्या किया, आदित्य प्रथम ने मैम, एक मिनट इधर, ये जो आदित्य प्रथम है इसने किसको हराया, तो आप लिखेंगे पल्लव वंश का शासक है जिसका नाम है, आपका देखिएगा स्लाइड पर लिखा हुआ है, बाकी मैं भी इधर लिख के दिखा देती हूं, आपका अपराजित वर्मन। इसने पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया, अपराजित वर्मन को हराया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोमल यादव ने लिखा हुआ है अपराजित वर्मन को हराया। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि मैम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया, किसने, आदित्य प्रथम ने। और बेटा इसने एक उपाधि, ये जो लिखा है ना कोदंड राम, ये इसकी उपाधि है, ये इसका टाइटल है। तो कोदंड राम उपाधि इसने धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। किस खुशी में धारण की थी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा जो प्लेन स्लाइड हमने ऐड किया, अभी लिखने का टाइम दूंगी। प्लेन स्लाइड कहाँ ऐड की थी हमने, आगे काफी आगे पहुंच गई क्या, हाँ एक मिनट, जो एक्स्ट्रा स्लाइड है उसको पहले मैं डिलीट कर दूं। हाँ, तो यहाँ पे अपराजित वर्मन को हराया। अब प्यारे बच्चे इसने क्या किया, लिखिएगा यहाँ पे, पल्लवों को हराने के पश्चात, यहीं पे लिखना, यहीं पे, आदित्य प्रथम द्वारा, एक मिनट बेटा, आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों को हराने के पश्चात
कोदंड राम की उपाधि धारण की गई। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि कोदंड राम की उपाधि इसने क्यों धारण की थी। इसलिए धारण की थी बेटा क्योंकि इसने पल्लव को हरा दिया था। और पल्लव में किसको? अपराजित वर्मन को, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया है। ठीक है, अब इसने हरा दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आपके आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक कौन होगा। जैसे मैं एक स्लाइड पर आपको यह भी बताना चाहूंगी कि शासक, जैसे प्यारे बच्चे मैंने अभी आपको विद्यालय पढ़ाया, लिखने का टाइम दूंगी, मुझे याद है। फिर मैंने आपको कराइकल बताया, फिर प्यारे बच्चे मैंने आपको आदित्य प्रथम बताया। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब प्यारे बच्चे परांतक प्रथम पढ़ेंगे। परांतक प्रथम इसके बाद आएगा। ठीक है, परांतक प्रथम के बाद हम क्या पढ़ेंगे? राज प्रथम को मैम हम पढ़ेंगे। राज प्रथम, पूरा सीक्वेंस बता रही हूं, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, और राज प्रथम के बाद हम राजेंद्र प्रथम को पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रथम, ठीक है। उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? राजेंद्र सेकंड को। और राजेंद्र सेकंड के बाद फिर हम पढ़ेंगे राजेंद्र थर्ड को, जो कि अंतिम शासक भी होगा। ये इस वंश के शासक हैं। आप लिख सकते हैं थोड़ा बीच में और ऊपर कर देती हूं ऐसे। ये शासक हैं। आप धीरे धीरे आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये लिख लीजिए आप फटाफट, यहां तक आपको लिखना है। एक मिनट बच्चा, हाँ अब ठीक है। ठीक है, ये आप हटा दीजिएगा, आगे देखिएगा, यहां पे हो गया, लिखिएगा इसको। थैंक यू सो मच भाई, आज गॉगल के लिए बहुत आप लोग मैसेज कर रहे हैं ना। ये गॉगल मैंने मजबूरी में पहना है क्योंकि मेरा पुराना गॉगल रह गया है। तो प्यारे बच्चे इसको भी लिख लीजिए, इसको भी। और फिर कल हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? कल क्योंकि टाइम हो गया है, मैं देख रही हूँ, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी परांतक प्रथम, चोल वंश को खत्म करूंगी, और एक आपका पढ़ाऊंगी मैं राष्ट्रकूट वंश। छोटे छोटे वंश हैं जो पढ़ाने हैं। और उसके बाद में संडे कल क्लास होगी, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कल क्लास होगी, ठीक है, कल क्लास होगी। और मंडे से कोशिश होगी कि मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। कल मैं क्लास एक्स्ट्रा लूंगी, क्लास 1.5 घंटे की लगभग रहेगी। जब तक मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी कल क्लास चलेगी, तो लगभग 1.5 घंटा प्यारे बच्चे चलेगी। ठीक है, तो ये आप यहां तक लिखिएगा बस, आदित्य प्रथम तक, और आदित्य प्रथम में ही ये जोड़ दीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक मिनट और रुकेंगे आप लोग। मुझे ये बताइए कल किस टाइम क्लास लेना पसंद करेंगे आप? 7 बजे ही रखेंगे क्लास, ठीक है? 7 बजे ही रखेंगे ताकि टाइम दिक्कत ना हो। अच्छा, कल किस टाइम रखूं? चलो बता दो, तुम ही बता दो। अच्छा, कल मैच है। प्रैक्टिस सेट मंडे से स्टार्ट होगा बेटा। चलो, गुड नाइट एवरीवन, वेरी वेरी गुड नाइट।